हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है मैं लेके आई हूँ वो है प्राचीन भारत में प्रमुख संबंध। ये जो टॉपिक जो है ना केवल एमपी सेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि हम एमपीपीएससी में भी देखें तो बहुत बार क्या है, विक्रम संवत के बारे में पूछा गया है ना। तो अक्सर ऐसे एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा संबंध है, किस काल में स्टार्ट हुआ है और किससे संबंधित है। मैंने बहुत सारे ऐसी सही जोड़ियां टिक लगाई हैं। अभी मैंने इतने प्रैक्टिस सेट जितने भी मैंने लगाए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो हमसे पूछता है कि इसका काल कब स्टार्ट हुआ था, इसका काल कब स्टार्ट हुआ था, है ना। तो हम आज यही से स्टार्ट करेंगे जिससे कि हमारा यह यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए ना तो हमसे छूटे ना, है ना, हमसे गलत ना हो। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्राचीन भारत का प्रमुख संवत, है ना। तो फर्स्ट जो है वो है कली संवत। ये देखो सबसे पुराना संवत है ना। 3102 ईस्वी पूर्व का संबंध है। कब का है? 3102 ईस्वी पूर्व का। और ये महाभारत के युग के 20 वर्ष बाद एवं राजा परीक्षित के जन्म के समय से प्रारंभ होता है। देख रहे हो, इसको मैं अच्छे से बता देती हूँ। ये कब स्टार्ट हुआ है कली संबंध? 3102। सही जोड़ी बना के पूछ देगा आपको, कली संबंध दे देगा, ठीक है। यहाँ पे विक्रम संवत दे देगा, यहाँ पे कोई और संवत दे देगा और उस साइड लिख देंगे डेट्स। तो हमें डेट्स पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है इसके बारे में। और इसके यदि अन्य नाम आते हैं, है ना, अन्य नाम यदि आते हैं तो हमें उस पे भी बहुत ज्यादा मतलब कि जो है पॉइंट आउट करना है। ओके, तो ये क्या है, इससे रिलेटेड क्या जानकारी है कि ये जो है महाभारत युग के 20 वर्ष बाद एवं राजा परीक्षित के जन्म के समय प्रारंभ होता है। ओके, किसके? राजा परीक्षित के जन्म के समय स्टार्ट होता है। और एहोल अभिलेख ये किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने, है ना। रवि कीर्ति ने लिखा है पुलकेशिन द्वितीय के समय। हमने ये चीज पढ़ ली है ना। ये बादामी के चालुक्य के समय का है। ये चीज हमें अभिलेख के लिए पढ़ लिया है ना। यदि आपने नहीं देखी हो वीडियो तो आप देख लीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा होगी कि मैंने देख के कुछ नॉलेज गेन किया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं आप क्या है विक्रम संवत। ये ना केवल बोल सकते हैं हम हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि देखो अभी हम क्या दे रहे हैं, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मतलब एमपी के रिकॉर्डिंग ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो तुम तो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका काल कौन सा है? 57 और 58 ईस्वी पूर्व। देखो एडी नहीं है, ईस्वी पूर्व है ना। तो ईस्वी पूर्व है, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। कली संबंध भी ईस्वी पूर्व है। कौन ईस्वी पूर्व नहीं है, कौन ईस्वी पूर्व है, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है ना। तो ये बिफोर एरा का है, बिफोर सेंचुरी का है। ओके, अब इसके बारे में हमें क्या देखना है कि विक्रम संवत को कृत संवत भी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछ दिया था कि इसके अन्य नाम क्या है। तो विक्रम संवत के अन्य नाम क्या है? कृत संवत। और इसको मालव संवत भी कहा जाता है। ओके, शक संवत और विक्रम संवत में कंफ्यूज नहीं होना। और उसका 78 आएगा, इसका 57-58 ईस्वी पूर्व है ना। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य। अब ये कौन से वाले राजा थे? विक्रमादित्य। देखो कुछ लोग लगा लिए कि ये गुप्ता शासक थे, विक्रमादित्य सेकंड, जो कि सको मतलब रुद्रदमन थर्ड को मारने के लिए आए थे और सकारी की उपाधि ली थी। लेकिन मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखें तो गर्दविल वंश भी है भाई, है ना। तो गर्दविल वंश में विक्रमादित्य रहते हैं, जो कि शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसे प्रारंभ किया जाता है। वर्तमान में भी यह भारत में संबंध प्रचलित है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे सब हिंदू इसी को मानते हैं ना। ओके, अब थर्ड जो है शक संबंध है ना। इसको कौन सा है? 78 ईस्वी। देखो कली संबंध कब का था? 3102। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 201, 3102 ही है, 3102 है ना। फिर दूसरा विक्रम संवत जब हम देख रहे थे तो वो बीसी था, मतलब बिफोर सेंचुरी था। कब था? 57 और 58, है ना। और ये जो है ईसवी है, एडी है। कुषाण शासक कनिष्क ने इसे प्रारंभ किया था। ओके, तो हमें इस पे कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले इस पे भी ध्यान रखना है हमें, ना केवल डेट बल्कि इस पे भी। चार ऑप्शन आपको दे देगा, इसमें बोल देगा कि एडी भी है, बीसी भी है, तो फिर क्या कर लोगे? इस वजह से इस चीज को बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है। ओके, फिर इसे कनिष्क ने स्टार्ट किया था। शकों द्वारा दीर्घ काल तक इस संबंध को काम में लेने के कारण इसे शक संबंध कहते हैं। शक संबंध ही भारत का राष्ट्रीय संबंध है।
देखो हिंदू जो है विक्रम संवत को भी मानते हैं, बट शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय संवत है। ओके, ये चीज हमें बहुत अच्छे से नोट डाउन कर ली है। कोई भी क्वेश्चन बना दे सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा है ना। भारत का राष्ट्रीय संवत नोट डाउन कर लेना है, कौन सा है ये, शक संवत। विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितना अंतर है, 135 वर्ष। ओके, इसको भी नोट कर लेना है। अब देखो आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक तो बहुत इजी है, आज क्या ही दे दिया, लेकिन मैं इधर गारंटी से बोल सकती हूँ जिसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है ना इस बात का कि अरे डेट्स ही तो है, मेरे को सब याद है, आप एडी बीसी इन्हीं में रह जाओगे, है ना। और अभी इसने क्या बोला है कि भारत का राष्ट्रीय संवत है, ये बात बहुत लोगों को नहीं पता होगी, है ना। फिर फोर्थ देख लेते हैं हम, क्या है, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी। सबसे पहले कौन बैठता है गुप्त शासक में, यही रहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम जो सोने के सिक्के भी चलाते हैं। ओके, तो इसका प्रवर्तक जो है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, है ना। गुजरात में बल्लवी के मैत्रक शासकों द्वारा भी इस संबंध का प्रयोग किया गया है। अब यदि आपसे पूछ ले कि बल्लवी संबंध का जो है स्टार्टिंग कब से हुई है, तो आपको बेझिझक बता देना है कि 319 एडी या ईसवी, है ना। तो इन दोनों का मतलब ये लोग भी ऐसे ही मानते थे, इसको ही एक्सेप्ट करते थे, और इसकी ईसवी भी, क्योंकि ये समकालीन चल रहे थे, है ना। इस चीज को भी समझने का आप प्रयास करें, ये समकालीन चल रहे थे। अल-बरूनी ने भी गुप्त संवत का उल्लेख किया है। अल-बरूनी ये महमूद गजनवी के समय में आएगा, लेकिन उसने भी पुराने साक्ष्यों, जैसे बोला गया है कि पुराणों की उसने अध्ययन किया है, तो बहुत सारे लोकोक्तियां होंगी, लोगों ने बताया होगा, तो उस हिसाब से उसने अपने ग्रंथों में भी इन चीजों का वर्णन किया है ना। अब आप सोचेंगे कि अल-बरूनी तो वहां आया है 1200 ईस्वी में, और इधर ये 319 जो ईस्वी की बात है, लेकिन क्या रहते हैं जैसे हम हैं, अब हमें पता है राजा महाराजा के बारे में, हमारे दादा परदादा लोग बताते रहते हैं, इस तरीके से इन्हें भी बताते थे, ठीक है। अब ये पांचवा देखते हैं हम, कलचुरी चेरी संवत। आपको लग रहा होगा दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर हिस्ट्री, बट यू आर टोटली रॉन्ग, क्योंकि ये एमपी से रिलेटेड है, और यदि आपने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया है या फिर दे रहे हैं, तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, ये ईसवी है, मतलब इसी समय में। तो कलचुरी चेरी संवत जो है, इस संबंध की स्थापना पश्चिमी भारत के आवीर वंशी नरेश ईश्वर सेन द्वारा, है ना। आवीर नरेश जो कौन थे, ईश्वर सेन द्वारा, ये बुरहानपुर साइड, ये दक्षिण साइड मध्य प्रदेश के। तो किसने स्टार्ट किया है, ईश्वर सेन ने स्टार्ट किया है। बाद में इसे कलचुरी व चेरी शासकों द्वारा भी अपना लिया गया। देखो फर्स्ट में यदि हम छोटा सा मैप बनाए यहाँ पे, कोई हंसेगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या ही बन जाएगा। देखो इधर है ना ये आबीर वंश, फिर उसने क्या करा कि इसमें कौन से थे, ईश्वर सेन, इनके द्वारा 248 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। फिर इधर आते हैं कलचुरी, है ना, युवराज प्रथम। फिर जो कर्ण रहते हैं, लक्ष्मण कर्ण, तो वो जो रहते हैं उन्होंने भी अपनाया था। त्रिकुटक नामक एक छोटे से वंश द्वारा मुस्लिम आक्रमणों के काल तक मध्य भारत में यह संवत प्रचलित था। ओके, तो हमें ध्यान देना है कि आबीर नरेश ईश्वर सेन ने चलाया है ना। फिर हर्ष संवत 606 से 646 के बीच तो हर्षवर्धन का कार्यकाल रहता है। देखो ये कार्यकाल जो मैं अभी बोल पा रही हूँ, आप ही बोल पाएंगे, ये इनका ना आप क्या करें, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अकबर हुआ, है ना, हम एमबीडी को बहुत पढ़ते हैं, मतलब मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, फिर अलाउद्दीन खिलजी हुआ, फिर बलबन हुआ। इनकी नीतियां कौन सी थी, इल्तुतमिश को भी देखना है, 1221 में क्या हुआ, 1229 में क्या हुआ, मतलब कि कब इसमें ख्वारिज़मी के शासक आए, फिर इन्होंने अपना एक धर्म अपनाया। इस तरीके से आप कुछ डेट इम्पोर्टेंट है, कुछ डेट को ही याद रखना है, और मॉडर्न में तो सभी डेट याद रखनी है ना। तो मैं आपको लग रहा होगा कि सब भार दे रहे हो, बचा क्या, बचा है स्मार्ट स्टडी करना। ऐसे तो आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने जो बोला है मध्यकाल में ये सब देखेंगे, है ना। हर्षवर्धन हर्षसंवत जो है 606 ईस्वी में, ये कन्नौज के शासक हर्षवर्धन द्वारा चलाया गया। नेपाल के लेखों में भी इस संवत का प्रयोग किया जाता है। ओके,
नेपाल में क्यों? क्योंकि थानेश्वर, कन्नौज उस समय उसी के समकालीन था, है ना? और समकालीन के साथ-साथ वहाँ तक उसकी नीतियों का पालन किया जाता। अब देखेंगे हम कलिंग संवत। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है ना? पहले तो यही कन्फ्यूजन दूर कर लो। इसे महाभारत युद्ध के समय से प्रारंभ में माना जाता है। इस संबंध का प्रयोग दक्षिण भारत में अब भी पंचांग बनाने में किया जाता है। तो किसका? कलिंग संवत का, है ना? कलिंग संवत का अभी भी यूज किया जाता है। और ये कितना पुराना है? महाभारत युद्ध के समय का है। महाभारत का जैसे हम ब्रीफ में देखें, अभी मैं स्पष्ट तो नहीं, लेकिन ब्रीफ में यदि देखें तो ये जो है 400 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट हुआ था और लगभग 200 से 300 ईस्वी तक इसको मतलब पूर्ण करने में लगा जाता है समय, है ना? ओके। अब सप्तवी संवत क्या है? सप्तर्षि संवत, इसे लोक एक संवत भी कहते थे। देखो 2 नाम आ गए। सबसे पहले कौन-कौन से आए? सबसे पहले विक्रम संवत को कृत संवत भी कहते हैं, मालव संवत भी कहते हैं, है ना? फिर आया सप्तर्षि संवत। इसको क्या बोल रहे हैं? वो लोक एक संवत। अब मैं आपसे अलग-अलग क्वेश्चन पूछ रही हूँ, देखो। ऐसा कौन सा संवत है जिसको राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रीय संवत कहा जाता है? तो शक संवत है। दूसरा, महाभारत के काल के समय का ही प्राचीन संवत है, वो कौन सा है? कलिंग संवत। तीसरा, सप्तर्षि संवत को और अन्य कौन से नामों से जाना जाता है? तो कौन सा है? लौकिक संवत, है ना भाई? इसको ध्यान से देखना है यार तुम लोग को। 11वीं सदी तक कश्मीर में पिछले था। पहली बात तो क्या है? सप्तर्षि, है ना? सप्तर्षि संवत जो है इसको क्या बोलते थे? लौकिक। लौकिक कहाँ प्रचलन में था? कश्मीर में। ध्यान देना है, एक एक शब्द ध्यान देना है। फिर आनंद विक्रम संवत 1192, देखो 1192 का समय है ना? तराइन के युद्ध हो चुके थे 92 में। पृथ्वीराज सिंह चौहान हारने वाले हैं इधर। आनंद विक्रम संवत का स्टार्ट कहाँ हुआ है? 1192 में। इसका प्रयोग पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्रवरदाई ने किया है। आ गए ना? ये तराइन के युद्ध के समय की बातें हो गई। आनंद विक्रम संवत 1192 ईस्वी में चला है। इसका प्रयोग पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्रवरदाई ने किया। देखो नाम से लग रहा है कि मध्य प्रदेश से संबंधित होगा। अभी हमने विक्रम संवत तो पढ़ा है, अब आगे क्या लग गया? आनंद। हमें लगेगा कि लगा दिया होगा उसने, और है तो संबंधित मध्य प्रदेश से। तो ऐसा हमें ऐसी गलती करनी नहीं है। ओके, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, है ना? नहीं, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी क्योंकि मैंने इस तरीके से समझाया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरीके से कंफ्यूजन हो रही होगी। और जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ रहे हैं जैसे पृथ्वीराज रासो, आपको इतनी सब पंचायत नहीं लिखनी है। आपको सिर्फ लिखना है कि जैसे लौकिक संपत किसको कहते थे, कश्मीर में कौन सा चलता था, विक्रम संवत कब है, किसका कौन सा काल है, 57-58 ईस्वी पूर्व है कि ईस्वी है ना? तो वो चीजें आपको ध्यान देनी है। मैं यही बोल रही हूँ कि बस आप वो चीजें ध्यान रखें। फिर ये सही जोड़ियों में आ जाता है। इस साइड दे देंगे संवत, इस साइड दे देंगे डेट। अब आपको डेट याद नहीं है, मान लो ईस्वी पूर्व लिखा है, दो की सेम डेट है। अब मान लो वल्लभी पैतृक और वो सब सेम आ गए है ना, मैत्रा वगैरह। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैं जोर दे रही हूँ। चालुक्य विक्रम संवत, ये देखो 1076 ईस्वी, 1076 ईस्वी। पहली बात तो कार्यकाल याद रखो सबसे पहले। 2 कर लिए हमने। आनंद विक्रम संवत कब है? 1192। 1192 का है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा। फिर चालुक्य विक्रम संवत, अब इसकी 1076 है ना? कल्याणी के चालुक्य कौन थे? विक्रमादित्य षष्ठम ने अपने सिंहासन आरोहण के उपलक्ष्य में इसे प्रारंभ किया। देखो उस समय शक संवत चलता था, इसने शक संवत त्याग कर इसको क्या, ये चालुक्य विक्रम संवत 1076 ईस्वी। देखो अपन को डेट भी पता चल गई। इसका मतलब है जब हम कल्याणी के चालुक्य पढ़ेंगे तो जो विक्रमादित्य षष्ठम है उसका कार्यकाल लगभग 1076 के आसपास होना चाहिए, है ना? इससे पहले कौन थे विक्रमादित्य षष्ठम में? इसने सोमेश्वर द्वितीय जो रहता है उसको पराजित कर दिया था, है ना? और दक्षिणी इसको चालुक्य क्षेत्र में ला था, लेकिन उसने धीरे धीरे जीत जीत के ऊपर वाले पश्चिम को भी पूरा अपने आप में हथिया लिया था। किसकी हेल्प ली थी? चोल शासक वीर राजेंद्र की, है ना? आप सबने ये तो पढ़ा ही होगा। और अभी ये ज्यादा समय भी नहीं है और अपेक्षा करना सही भी है कि पढ़ा होगा।
अब जो बच्चे हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो पहली बात तो या तो सेट निकाल के आए होंगे या तो नेट निकाल के आएंगे। कुछ जाहिर सी बात है ये सब आपको नया नहीं लग रहा होगा, है ना। और जो बच्चे नए ही, एक बार आप जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट डाउन कर लो, 2-3 बार आपको रिपीट हुई ये चीजें, अपने आप याद रही हैं। देखो मैं भी स्टूडेंट हूँ, सर जैसा मैं नहीं पढ़ा सकती, मतलब जैसे बिल्कुल एकदम फॉरवर्ड एंड ए टू जेड। हम सब दोस्त ही हैं, उसी हिसाब से हमने आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। आपकी भी तैयारी हो, साथ में मेरी भी तैयारी हो। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। छोटे छोटे से संवत है। बंगाल में कौन सा लक्ष्मण संवत चल रहा था, सीन वगैरह आते हैं ना, लक्ष्मण सेरी, है ना। आई होप कि आपको याद होगा। नेपाल में नेवा संवत 1879। नेपाल के लोग शान से जीते हैं। अब देखो, नेपाल के लोग शान से जीते हैं, शान से नहीं जीते, वो तो बेचारे परेशान रहते हैं चीन और भारत के उसमें, है ना। इधर में बोल देते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में अच्छा तो नाम आ जाता है इन लोगों का। शान मतलब सा से सा और नाम से नौ, है ना। तो 879 ईस्वी में ये हो गया। फिर मालाबार का कोल्लम संवत कब हुआ है, 825 में। 825 में ये याद ही रखना है हमें। तो कोल्लम क्या है, संवत 825। श्रीलंका में बुद्ध संवत या जैन मतावलंबियों ने महावीर संवत प्रचलन में रहे हैं। काम श्रीलंका में, है ना। तो जैन और बुद्ध दोनों ने प्रचार किया था, तो उस हिसाब से वहां पे भी संवत प्रचलन में रही हैं। और अभी भी हमसे ज्यादा वहां की संस्कृति बुद्ध और जैन को मानने वाली है। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा प्रॉपर, है ना। ये देख लेना, कचूरी जो बंस है आबिर के ईश्वर सेन ने बनवाया था, बल्लभी जो संवत है गुप्त संवत के समकालीन ही था, मतलब वो सेम डेट पे है। ओके, भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा है, शक संवत। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 135 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ हमारा वीडियो होता है खत्म। भले ही ये 15 से 16 मिनट का है, लेकिन इसमें आपको आई होप कि काफी ज्यादा नॉलेज मिला हुआ। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो हमारी किस पे आई, मैं आपको आगे से ही टॉपिक बता देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है, अब देखो प्राचीन इतिहास में हम कहता नहीं, प्राचीन इतिहास में जितने भी अरबी, जितने भी यूनानी और क्या है चीन के जितने भी यात्री रहते हैं, उनने मध्य प्रदेश के भारत के संदर्भ में क्या बोला है, समझ में आ रहा है मेरी बात। भारत के संदर्भ में क्या बोला है, किस तरीके से उन्होंने बोला है, और कौन सी रचनाकार की है, किस रचना में उन्होंने मतलब किस प्रकार का उल्लेख किया है, ये सब हमें लिखना है। इन अरबी यात्री जैसे हमें सुलेमान को पढ़ना है, और है ना, अल मसूदी को पढ़ना है और अलबरूनी को पढ़ना है। यूनान में भी हम बहुत सारे देखेंगे, निरयाकस देखेंगे और डियोडोरस देखेंगे, हेरोडोटस देखेंगे, है ना, डायनोसियस देखेंगे। चीन में हम जैसे देखेंगे हैंजोंग देखेंगे, फान देखेंगे, इत्सिंग देखेंगे, है ना। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।